हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का क्लास 10 हिंदी जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 5 सेट है और ये जो है आपका प्रोजेक्ट परख जो है, जिसको प्रोजेक्ट उड़ान या रेल बोल सकते हैं, झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसी से आपका सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, समझ गए? आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और वर्मा प्रेस करा दिए हैं, आप लोग उसको भी देखिए। और हाँ, सब आप लोग जो है पेपर लीक के बहाने रहते हैं तो उस पर ध्यान मत दें, क्योंकि अगर पेपर लीक होगा तो एग्जाम दोबारा होगा, समझ गए? इसलिए चुपचाप पढ़िए। अभी अभी पढ़ने का टाइम है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्लास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 सेट कराएंगे एक ही वीडियो में। चलिए इस वीडियो को देखिए। अभी तक अगर आप कुछ नहीं देखे हैं तो इससे आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गद्यांश, समझ गए आपका? तो इसको पढ़ना है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य 2-3 वर्ष के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते हैं उससे कोई भी कमी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और दैनिक आवश्यकता उस गति के साथ जुड़ सी गई है। क्या हमें ज्ञात नहीं है कि जिसे हम आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः दैनिक विष है, जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा में हमें लिए जा रहे हैं? जंगल को ही ले लो। यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपत्ति अत्यधिक तीव्र गति से छीन होती जा रही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के राज्य तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह यह जानते हुए भी जंगलों को काटने का मतलब होगा भूमि को आरक्षित करना, बाढ़ को बढ़ावा देना और मौसम के बदलने में सहायक। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। हमारा दैनिक विषय क्या है? तो हमारा दैनिक विषय क्या है? तो दैनिक विषय मतलब क्या हुआ? दैनिक चीज में हम लोग क्या करते हैं? तो ये भोज्य पदार्थ लेते हैं, समझ गए? दैनिक विष, दैनिक विष मतलब क्या हुआ? आहार मतलब भोज्य पदार्थ। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? तो प्रकृति का संतुलन कौन बिगाड़ेगा? मनुष्य ही बिगाड़ेगा ना। जंगलों को काटने का क्या मतलब है? खेत बनाना, रास्ता बनाना, भूमि को आरक्षित करना, फर्नीचर बनाना। तो भूमि को हम लोग आरक्षित कर रहे हैं, देखिए गद्यांश में ऊपर में दिया है। क्या अत्यंत तीव्र गति से छीन हो रहा है? तो बहुत ही तेज गति से क्या छीन हो रहा है? वन संपदा छीन हो रहा है हम लोग का। चलिए अब जो है पद्यांश है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विकास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना या अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो किससे डर कर नौका पार नहीं होती? तो ये क्या है आपका पद्यांश है, तो इसको पढ़िए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। अगला, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? मतलब बार बार दीवार पे चढ़ती और गिरती है। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो गोताखोर ही लगाएगा डुबकी। अब व्याकरण देखिए। बच्चा दूध पीकर सो गया, क्या पी के सो गया? दूध पी के। तो वाक्य का भेद बताइए, तो ये सरल वाक्य है। अब वैसे पूछता क्रिया तो ये सकर्मक क्रिया होता। निहारिका पढ़ रही है, वाच्य का प्रकार कौन सा वाच्य है? ये मतलब कर्तरी वाच्य है कि कर्म वाच्य है कि भाव वाच्य है? तो ये कर्तरी वाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है। अगर रहता निहारिका द्वारा पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है तो वो होता है कर्मवाच्य। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, अलंकार का भेद। ये कौन सा अलंकार है ये बताया गया है आपको, समझ गए? तो 11 नंबर क्या होगा? ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। रिया पटना जा रही है, सही पद परिचय बताइए। तो रिया एक लड़की है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको पता होगा। पटना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रिया स्त्रीलिंग रूप है, समझ गए? एक वचन भी है। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो रिया पटना जा रही है, क्या होगा? ख नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। यहीं से पकड़ लिए। रिया व्यक्तिवाचक, पटना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, रिया स्त्रीलिंग भी है, रिया एक वचन भी है। पटना जा रही है।
अगला देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघमय आसमान से उतर रही है, ये बता रहा है कोई भी चीज को, समझ गए? तो ये है मानवीकरण अलंकार। रीमा द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य भेद है? रीमा द्वारा, द्वारा से, ये सब आए जब, तो वो कर्मवाच्य होगा। देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा, समझ गए? मजाक नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब गद्यांश है बुक का, किताब का। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल सी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। ये किसका है? एक कहानी यह भी, लेखिका मनु भंडारी का। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी यह भी। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? अभी तुरंत बताए। ये कहानी है एक कहानी यह भी, मनु भंडारी लिखा है। पिताजी की क्या कमजोरी थी? गोरा रंग, जो कि सुशीला को मिली थी, इससे बड़ी बहन को। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना थी? हीन भावना। क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। हमारे हरी हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, वह दृढ़ करी पकही, जागत सोवत सपन दिवस निसही, काना काना जकरी सुनत जोग जागत है स्यो, ज्यू करी ककरी तू सो व्याधि हमको ले आओ, देखो सुनी न करी यह तो सुर तिनही ले सोपो किसके मन चकरी। ये नंद नंदन माने कृष्ण के बारे में बात हुआ है। गोपियां है, सूरदास है। प्रस्तुत पद की रचनाकार है पद माने सूरदास। कौन लिखा है? सूरदास। पद किसने लिखा है? सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह है? हारिल पक्षी। गोपियों ने उद्धव द्वारा किए गए योग का ज्ञान किसके समान बताया? कड़वी ककरी के समान। गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम रटती है? श्री कृष्ण का। काशी किसकी पाठशाला है? ये संस्कृति का पाठशाला है। एक बुक का क्वेश्चन आंसर है। एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो एक कहानी यह भी में अजमेर, जो राजस्थान में है, उस शहर का वर्णन हुआ है। गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? यहाँ पे बाल गोविंद भगत होगा, ये पे छूट गया है। भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? मतलब बाल गोविंद भगत के बारे में है। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? ये साधु थे, गृहस्थ साधु। परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? बालक समझकर। परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? बालक। मधुप किसे कहते हैं? मधुप किसे कहा गया है? मन रूपी भौरे को मधुप। कवि बादल को क्या घेरने को कहता है? तो कवि बादल को बोलता है पूरा आकाश घेर लो। माता काचल पाठ का नायक कौन है? नायक मतलब क्या होता है? जो वक्ता होता है, भोलानाथ। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेंद्र नार्गे। हो गया। तो सेट वन हो गया। आप चलिए सेट टू पे चलते हैं। एक बार में ऑब्जेक्टिव, फिर एक बार में सब्जेक्टिव करा देंगे, हो जाएगा। चलिए सेट टू। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ। उसके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे। उसकी मान्यता है कि अपने बच्चों को वो संतुष्ट नहीं थे। उसकी मान्यता है कि अपने बच्चों को वे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने अपने भवन के परिसर में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। वहाँ बड़े योग शिक्षक की नियुक्ति किया। इस विद्यालय में विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, कला, साहित्य, संगीत आदि विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे शुरू चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई के पिता क्या थे? उद्योगपति, मतलब बिजनेसमैन। अंबाला अंबालाल ने अपने भवन के परिसर में किसकी स्थापना की? एक विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आले। विद्या प्लस आले क नंबर। अब है पद्यांश, समझ गए? अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ गया हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहो तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बरसने आ रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? तो चलिए 5 नंबर। लोग कैसे नींद में सो रहे हैं? गहरी नींद में। कवि कैसे जगाने आ रहा है? कवि कैसे जगाने आ रहा है? गीत गाकर। लोग किससे सिहर कर मुड़ते रहे? साधना।
आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या है? गगन, धरती, अंबर, ये सब है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आपको पता होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का एक उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सरल वाक्य है? मैं घर गया था, सरल है। सरल वाक्य का एक उदाहरण क्या है? क नंबर, मैं घर गया था। अगला देखिए क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, में कौन सा अलंकार है? तो 11 नंबर पूछा है अलंकार, तो श्लेष अलंकार है इसमें। राम गाड़ी चलाता है, किस वाच्य का उदाहरण है? तो राम गाड़ी चलाता है, तो ये नॉर्मल है, तो कर्तरी वाच्य है, सॉरी, कर्तरी वाच्य है ये। वाच्य के कितने भेद है? वाच्य के भी 3 भेद है, कर्तरी वाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तुम्हारी यह दंतरुनी मुस्कान, मृतक में भी डाल देती जान, में कौन सा अलंकार है? ये तो कल्पना किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलिए आगे चलते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था वह, सुस्त और बोदा सा, बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। अब चलो, ये किसका है? बाल गोविंद भगत, समझ गए। संगीत का साधना, भगत का भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु पर। चलिए अब आगे देखते हैं। भगत जी का बेटा था सुस्त और बोदा सा, भगत जी की पतोहू थी सुशील। देखिए यहाँ पे लिखा था। बोधा का क्या अर्थ है? बोधा का अर्थ है मंद बुद्धि। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बड़ीपुरी का था ये। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो मने उद्धव के बारे में। ये किसके बारे में बात हो रहा है? ये पद, सूरदास, समझ गए। चलो, इस पद के रचिता कौन है? सूरदास। गोपियां किसे बड़ा भागी कहती है? उद्धव को। उधो, उधो मने उद्धव को। कौन स्नेह के बंधन से नहीं बंधा? उद्धव। पुरइनी पात का क्या अर्थ है? कमल का पत्ता। इसके लिए प्रयोग हुआ है ये, उद्धव के लिए। कमल का पत्ता और तेल की गगरी। गोपियां किसे हरिल की लकड़ी कहती है? 23 नंबर, तो श्री कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहती है, मतलब कड़वी, योग के संदेश को। भोलानाथ का असली नाम क्या है? तारकेश्वर। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी। तुलसीदास की काव्य भाषा थी? तुलसीदास की क्या भाषा थी? अवधी। जबकि सूरदास का था ब्रज। नवद खां में इबादत किसकी जीवनी है? अभी ये बिस्मिल्लाह खान की है। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? अज्ञे। अज्ञे मने अज्ञात, मने क्यों लिखता हूँ। कस्बे वाले कैसे किसे कैप्टन बुलाते थे? तो चश्मे वाला को। ट्रेन में नवाब साहब ने क्या खरीदा? खीरा, आपको पता होगा। चलिए सेट 2 होगा, अब चलिए सेट 3 पे चलते हैं। चलिए सेट 3 देखिए, 5 सेट कीजिए आप लोग। शास्त्री जी की वह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उसकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करता था। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास कुछ ऐसे प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते और औरों को उसके लिए प्रेरित करते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होंगे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? अभी गद्यांश में पढ़े। सामान्य जीवन था उसका, सादगी भरा जीवन। शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? प्यारा, मीठा, साहसी, विनम्रता, सादगी और सरलता। तो सब होगा, विनम्रता, सादगी और सरलता। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी रहने पर उस पर किस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा? बापू, मतलब महात्मा गांधी का। सन 1921 में शास्त्री जी किस चीज को छोड़ देते हैं? तो ये पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए आप लोग और उत्तर दीजिए, समझ गए।
तो मन समर्पित तन समर्पित, आप लोग बचपन में ये पढ़े होंगे कविता। और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं, मैं तुम्हारा ऋणी बहुत, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा हूँ, फिर भी निवेदन थाल में सजा लाऊं, बहाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। चलो अब देखो, काव्यांश में किसको अपना सब कुछ समर्पण करने की बात की गई है? धरती माँ को। कवि ने इस कविता में क्या क्या समर्पण करने की बात की है? तन मन धन, तन मन जीवन, सॉरी। अंकीचन शब्द का क्या अर्थ है? अंकीचन, इसका अर्थ होता है गरीब। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देश की धरती। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र। तीन प्रकार का वाक्य होता है। तो राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई, ये देखिए जुड़ा हुआ है। वाच्य के भेद का नाम इनमें से कौन सा है? कर्तरीवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो सब होगा। 10 का डी बिल्कुल सही है। सोहन विद्यालय जा रहा है, तो सोहन व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक। 11 का दो बिल्कुल सही है। सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, यह कौन सा अलंकार है? पहाड़ जैसी मतलब पहाड़ से तुलना किया गया है, तो ये होगा अतिरिक्ति। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन, सरल, संयुक्त, मिश्र, आपको पता होगा। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्या है? भाव बता रहा है क्योंकि आक्रामक क्रिया है। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर वह जीप की तरफ चले, फिर बिना रुके मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाले नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही? इस पान वाले नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने मुंह को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये किसका है? नेताजी का चश्मा। समझ गए? इसे कौन लिखा है? स्वयं प्रकाश। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। कैप्टन क्या काम करता था? चश्मा बेचता था, चश्मे वाला था कैप्टन। हवलदार साहब किसके देशभक्ति के समक्ष मस्तक हुआ? कैप्टन माने चश्मे वाला। यहाँ है। बत्तीसी का शब्द का क्या अर्थ है? बत्तीसी माने दांत दिखाना, दांत, 32 दांत है ना। हरी है राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, इस अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये जो है पद के बारे में है, और ये सूरदास का पद है। किसका पद है? सूरदास। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कवि तथा कविता का नाम क्या है? पद सूरदास, पद सूरदास। ख नंबर हो गया। हरि किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। प्रस्तुत पद में चतुर शब्द किसके लिए आया है? ये भी श्री कृष्ण के लिए ही है, क्योंकि वो योग का संदेश भिजवा दिया। यह कविता किस भाषा में लिखी गई? ये कविता जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। उस समय लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी? एक कहानी यह भी का है, 16 साल और मैट्रिक पास। नेताजी के चश्मे के रचिता कौन थे? नेताजी का चश्मा जो है कौन लिखा था? स्वयं प्रकाश। होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? ये है लखनवी अंदाज का है। ये लखनवी अंदाज वाला व्यक्ति जो है। सूरदास का निधन कब हुआ? ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, समझ गए? 1583 ईस्वी में हुआ था। घ नंबर। आत्मकथा कविता में मधुर चांदनी रात को बातें किसने किया है? जयशंकर ये आत्मकथा स्वयं प्रकाश, जयशंकर होगा। जयशंकर, 27 का 3, जयशंकर प्रसाद पूरा नाम है। नागार्जुन के अनुसार फसल किसका जादू है? पानी का, नदियों के पानी का जादू, पढ़े हैं ना। भोलानाथ अपने माता को किस नाम से पुकारती है? तो मैया बोलती है, मैया मोरे। मोहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है? ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक को। चलिए अब आगे देखिए। चलिए सेट 4 देखिए आप। फिर यहाँ पे गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। समझ गए?
साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीवन जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत है और मनुष्यता को प्रकाश भी इसी आदमी में मिलता है। अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग उद्देश्य की तुलना न करते हुए पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और अपना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या है? तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। दुनिया की असली क्या होती है? तो ये होता है ताकत। किस मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो साहसी मनुष्य किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। जनमत शब्द का साह समास है। सह समास माने कौन सा समास है? तत्पुरुष। चलिए देखिए, पद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कृतज्ञत है। इस दुनिया में रहकर बीता सदा सर्वदा संघर्षों को। इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल मलिन हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, कितने रह कर गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छुप जाते हैं। जब सावन घन घिर जाते, उगटा ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाले ऊंची ऊंची मीनार, मिट्टी में मिल जाते वो छिन जाते हैं सभी सारे। दूर तलक धरती की गाथा, मौन मुख रहता कन कन। चलो देखो, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। थोड़ा स्पीड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम है, फाइनल रिवीजन है। अब ज्यादा समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए जितना हो सके स्पीड में क्वेश्चन कराते हैं। समझ गए आप लोग? हंस लो दो क्षण मिली वरना जीवन भर क्या है? कृतज्ञत। दूर तलक किसकी गाथा है? दूर तलक किसकी गाथा है? धरती की। खिलता फूल क्या होता है? खिलता फूल क्या होता है? मलान। नील गगन का एक शब्द क्या है? नील गगन मने नीला है जो गगन, तो नीला है जो गगन मने नीलांबर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। समझ गए? सरल, संयुक्त, मिश्र। यहाँ पे इनमें से सभी होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये ऑप्शन गलत है। ऑल ऑफ दीज होगा, तभी ये ऑप्शन होगा। इनमें से सभी, नौ का घ, इनमें से सभी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा वाच्य है? ये सिंपल है तो क्या होगा? सरल वाक्य। रीता किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है? ये भी सरल है तो क्या होगा? कर्तरीवाच्य। रीता ने या रीता के द्वारा किताब पढ़ा गया, तब होता है कर्मवाच्य। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? यहाँ पे कर्म की प्रधानता है तो ये कर्मवाच्य होगा। मूरत मानो चंद्र है, इसमें से कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षार अंकाल है। मूरत मानो चंद्र है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सागर के ऊपर नाव नाच करती है, लहरें मधुर गान, इसमें मानवीकरण अलंकार क्या है? सागर और लहर। गोपियों ने किसे भगवान कहा है? भाग्यवान होता है यहाँ पे। भगवान तो श्री कृष्ण का को कहा गया है, लेकिन भाग्यवान उद्धव को कहा गया है, तो यहाँ भाग्यवान होगा, भगवान नहीं, भाग्यवान। सूरदास का काव्य भाषा है, अभी तुरंत पढ़े, ब्रज भाषा। फसल किसका गुण धर्म है? सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है? सॉरी, यहाँ पे होगा फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। सूरज की किरणों का रूपांतरण, नदियों के पानी का जादू, किसान के हाथों का स्पर्श की महिमा, ये है। तो क्या होगा? मिट्टी का गुणधर्म है। चलिए आगे देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है? पेट भर गया उसका, पेट भरना। बाल गोविंद भगत किस पाठ का, किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखा चित्र है। मृदंग जब बजती है, तो जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चों का तंग। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों में चमक, नमक मिर्ची के संयोग से चमकते खीरे के फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गया, फांक को सूंघा, मतलब जो काटते हैं उसको फांक बोलते हैं खीरा, उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये लखनवी अंदाज का है, यशपाल जिसको लिखा है। नवाब साहब ने खीरों की फांकों को किस प्रकार देखा?
तो कैसे देखा खीरों की पांखों को नवाब साहब ने? 37 आंखों से। नवाब साहब ने खीरों की फांक का स्वाद किस प्रकार लिया? तो सूंघा सिर्फ और फेंक दिया। नमक मिर्ची छिड़क दिए गए खीरे की फांक को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? लेखक उन्हें खाने को ललायित हो रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? तो खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंक दिया। बादल गरजो, घेर घोर, घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना केसो पारे, विद्युत छवि उर्म में, कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजे। उत्साह किसका है ये? इस पद्यांश के कवि कौन है? तो ये उत्साह से लिया गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्साह। 28 का ए बिल्कुल सही। 29 विद्युत छवि उर्म में का क्या तात्पर्य है? तो विद्युत छवि उर्म में का क्या तात्पर्य है? बादल के हृदय में झिल्ली छिपा होना। विद्युत छवि उर्म में का अर्थ है बादल के हृदय में झिल्ली छिपा होना। अच्छा ये देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। आपका दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है? तो ये है आपका पौरुष और क्रांति का। चलिए सेट 4 हो गया, ताली मारिए। अब सेट 5 पे चलते हैं। चलिए ये आपका लास्ट सेट है, सेट 5। हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले परंतु प्लास्टिक उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहे तो इसके प्रयोग को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। भारत की प्लास्टिक मुक्त करना मात्र सरकार ही जिम्मेदारी नहीं, और सरकार अकेले इस विषय में कुछ नहीं कर सकती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, किसे पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जा सकता? तो अभी तुरंत बताएं। प्लास्टिक को, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में बात हो रहा है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। डैश अकेले इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार, सब चीज में हम लोग सरकार को दोष देते हैं, जबकि हम लोग खुद गधे हैं। डैश नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। कौन नागरिक? जिम्मेदार नागरिक। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठकर बड़े सवेरे हैं, धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं, लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे इधर झर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों में मुंह फेरे हैं। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इस धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से क्या आशय है? कमेरे माने काम करने वाला। हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। बड़े सवेरे कौन उठता है? बड़े सवेरे कौन उठता है? धरती के बेटे उठता है। चाहे झरझर बरसे पानी, इसका क्या आशय है? झरझर बरसे पानी, इसका आशय क्या है? बरसात का मौसम। तूफानों के मुंह फेरे हैं, आशय है, इसका क्या आशय है? तूफाने के मुंह फेरे हैं, मुसीबत से लड़ना। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार के बारे में बात हो रहा है? तो 9 नंबर होगा श्लेष अलंकार। शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी सफलता प्राप्त करे, कौन सा वाक्य है? शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी सफलता प्राप्त करें। मिस्र, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा वाच्य है? ये इंपॉर्टेंट है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कर्तृवाच्य है, कर्ता के काम की प्रधानता। राम छत पर गया और चांद की ओर देखा, दो है, मिला हुआ है योजक के द्वारा, तो संयुक्त वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य डैश होता है, ये कर्तरीवाच्य होता है। वाच्य में प्रयुक्त पदों विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना कहलाता है, तो ये क्या होगा आपका? पद परिचय। प्रस्तुत गठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बेटे के क्रियाक्रम से तूल नहीं, पतहु को आग दिलाई गई किंतु ज्यों ही श्राद्ध क्रम, ये किसके बारे में है? ये है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बोनीपुरी। समझ गए? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेटे को आग किससे दिलाई? पतहु से। पतहु होगा। बेटे के श्राद्ध अवधि पूरा करने के बाद भगत ने किसे बुलाया? तो उसका भाई को। पतहु को भाई को और पतहु को बोला चले जाओ। पतहु का स्वभाव कैसा था? शांत थी वो, तो बुजुर्ग की सेवा भावना। भगत की मानसिकता थी, क्या थी? भगत की मानसिकता रूढ़िवादी के खिलाफ। मन ही मन वो मांझ रही कही, भाई कौन में उद्धव नहीं, ये उद्धव क्या है? गोपियों के बारे में बात हुआ है। पद सूरदास, गोपियों की दशा किसकी तरह है? तो गोपियों की दशा किसकी तरह है? विरहिणी। मर्यादा ना रखने की बात किससे कही गई है यहाँ पे? तो यहाँ पे कृष्ण से कही गई। गोपियों किसे गुहार लगाना चाहती है? तो गोपियां जो है
कृष्ण से गुहार लगाना चाहता है। मर्यादा का सही अर्थ क्या है? मर्यादा का सही अर्थ है मर्यादा। गोपियां किससे प्रेम करती है? गोपियां किससे प्रेम करती है? 23 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है? मतलब इसके लेखक का नाम पूछा है, तो तुलसीदास। संगतकार का क्या अर्थ है? संगतकार का अर्थ क्या है? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? 26 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाला। ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहा था? तो ये फर्स्ट क्लास था। सेकंड क्लास होगा या सेकंड क्लास होगा इसका, सेकंड क्लास। मनु भंडारी को, वही जो स्लीपर सब होता है या फिर एसी सेकंड क्लास। मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या है? शीला अग्रवाल। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे? शहनाई वादक थे ये। गंगटोक किस न, नगर की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। हो गया आपका टॉप 150 क्वेश्चन, समझ गए? पूरा सेट। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आप लोग का एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं।